हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे एमबीबीएस स्टडी एंड फन। और आज के सेशन के लिए मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारे साथ है डॉक्टर अंकिता मैम। और मैम प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने बारे में खुद बताइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। Hi everyone, myself Dr. Ankita Pandey. I have done my UG from King George Medical University, Lucknow, and right now I scored a rank of 78 in IICT November 2022 session. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि बहुत सारे हम ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो आप खुद कोरिलेट कर सकते हैं, खुद आपके डाउट्स होंगे क्योंकि मैं खुद एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूं तो मेरे बहुत सारे डाउट्स हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसको शेयर ज़्यादा कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे डाउट्स इस 5 साल में आने वाले जो हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लाते रहूँगा। तो एमबीबीएस स्टडी एंड फन की फैमिली से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हमने ऐसे ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो हमारे रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हमारे पढ़ने के तरीक़ों को चेंज कर सकते हैं और जो इतनी मोटी बुकों को हम बहुत ज़्यादा कॉन्साइज वे में याद कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सेशन के लिए क्योंकि मैं खुद थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ और बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं कि अभी मैं आगे कैसे प्रोसीड करूँ, अपनी पीजी की तैयारी कैसे शुरू करूँ, कब से शुरू करूँ। तो मैम आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने पीजी की स्टार्ट कब से शुरू किया था, मतलब उसके लिए तैयारी। ओके, लाइक अगर शुरू से शुरू करें तो फर्स्ट ईयर में तो इतना कोई पढ़ने का था नहीं, नए नए आए थे एमबीबीएस पे तो एकदम खुश थे कि आए हैं। देन सेकेंड ईयर से मतलब पढ़ाई शुरू करी थी, बट ऐसा नहीं था कि हाँ नीट पीजी निकालना है, इसलिए बस ये था कि हाँ क्योंकि एमबीबीएस ये ऑब्वियसली पढ़ना होता है। तो ऐसे ही सेकेंड थर्ड ईयर में हाँ मतलब नोट्स की तरफ भी ध्यान था कि नोट्स बनाने हैं और पढ़ना भी है साथ में बुक्स को। एंड देन जो मतलब एकदम उसी वे में प्रिपेयर करना है, लाइक लिटरली फॉर नीट पीजी प्रिपेयर करना है, तो वो इंटर्नशिप में ही बेसिकली स्टार्ट किया था। मैम कि मैं अभी फाइनल ईयर में जाने वाला हूँ और ये इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, मेडिसिन हो गई या गायनी हो गई या ऑर्थो हो गई। तो मैम इसके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म चूज किया, जैसे मैरो मैंने चूज किया मैम। तो ऐसे आपने कौन सा प्लेटफॉर्म चूज किया था उस वक्त। मैंने अपने सेकेंड ईयर के एंड में मैरो चूज किया था, एंड देन आई ओके मैम। कंटिन्यू विद मैरो, और उसके बीच में मैंने उसके अलावा भी कुछ प्लेटफॉर्म यूज किए थे, बट हाँ फॉर बेसिकली फॉर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट आई डिड मैरो। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो टेक्स्ट बुक पढ़ना होता है थोड़ा इजी हो जाता है। लाइक अगर आप पहली बार इतनी मोटी बुक खोलो एंड आप शुरू से शुरू करो तो जस्ट वो दिमाग के ऊपर से जाने लगता है। तो जब आप इस तरह से किसी प्लेटफॉर्म को यूज तो करते हैं तो यू नो व्हाट टू फोकस ऑन टेक्स्ट बुक्स वही मैम ऑल्सो। की चीजें काफी कॉन्साइज हो जाती है क्योंकि मेडिकल का जो सिलेबस इतना वास्ट है, 19 सब्जेक्ट पीजी में आते हैं। जैसे हम तो यूजी लेके आए तो बस 3 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। लेकिन जब पीजी के लिए जाते हैं तो 19 सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर से भी क्वेश्चन आते हैं, लास्ट ईयर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें मैरो को आपने कैसे यूटिलाइज किया मैम, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ये हम थोड़ा आपसे पूछना चाहते हैं। देखिए मेरा बेसिकली अप्रोच ये था कि जिस ईयर में आप हैं उस ईयर के सब्जेक्ट्स को, मतलब बेसिकली मेरा ये अप्रोच था कि जिस ईयर में है उस ईयर के सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लें, उस ईयर के क्यूबेन मॉड्यूल अगर हो पाए तो वेल एंड गुड, या जितने भी हो पाए इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मॉड्यूल, क्योंकि इतना तो पता चल ही जाता है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस यही अप्रोच था। और बाकी इंटर्नशिप में ऐसा था कि ऑब्वियसली सब कुछ एक साथ लेके चलना था, तो इंटर्नशिप में मुझे लगता है कि बेसिक जो है वो रिवीजन की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है, क्योंकि आप फिर अब सारे सब्जेक्ट्स को ऐसे रिलेट कर रहे होते हैं उस एक साल में। बाकी आपने ईयर बाय ईयर प्रिपरेशन भी करे तो दैट इज ऑल्सो फाइन। वही मैम क्योंकि मैं थर्ड ईयर में कर रहा हूँ तो इतनी ज्यादा मैं जैसे फर्स्ट ईयर की मैक्सिमम चीजें भूल गया हूँ, सेकेंड ईयर की चीजें भूल रहा हूँ, थर्ड ईयर का भी एग्जाम दे रहा हूँ तो उनका और अभी टेंशन है फोर्थ ईयर का, 19 सब्जेक्ट हैं टोटल मैम। तो इस ऐसे में मैरो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लग रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉन्साइज हो गई हैं, क्वेश्चन बैंक है, नोट्स है। तो मैम अगर कोई बच्चा सेकेंड ईयर में है तो उसको कैसे नोट्स को यूनिवर्सिटी के लिए भी कैसे तैयार कर सकता है और पीजी के लिए भी कैसे तैयार कर सकता है। देखिए मतलब मैं एक चीज ये बोलना चाहती हूँ कि मैरो में ये अच्छी चीज है कि जैसे आप वीडियोस देखते हैं, मान लीजिए आप फाइनल ईयर में आ रहे हो और इफ यू आर लाइक वाचिंग वीडियो ऑफ हर्निया फॉर सर्जरी, तो रोहन सर जो है मतलब एनाटॉमी से ही शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट वो सीधा हर्निया सर्जरी से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। यू स्टार्ट विद एनाटॉमी, या ईएनटी में मनीषा मैम है तो वो पहले ईयर की एनाटॉमी पढ़ाएंगी या नोज की एनाटॉमी पढ़ाएंगी, तो उससे फिजियोलॉजी उससे वो शुरू करते हैं। तो ऐसा है कि इनकेस अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है एक बार भी, और ठीक है मतलब ह्यूमन नेचर आप भूलेंगे, बट स्टिल जो चीजें वो ब्रश अप हो जाती है। एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको जाननी चाहिए वो आपकी ब्रश अप हो जाती है। अब जहां तक रही यूनिवर्सिटीज एग्जाम की बात, तो पहली बात तो अगर आप लाइक नोट्स पढ़ रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन जनरल सेम रहते हैं। हाँ ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी वालों के एकदम फेवरेट टॉपिक्स होते हैं तो वो आपको प्रीवियस ईयर से अपने, फॉर एवरीथिंग आई थिंक द सॉल्यूशन इज प्रीवियस ईयर। तो वो चाहे वो कॉम्पिटिटिव पेपर हो चाहे वो यूनिवर्सिटी का पेपर हो, यूनिवर्सिटी के पेपर में भी प्रीवियस ईयर से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको प्रेफरेंशियली अपनी बुक से पढ़ लीजिए, नोटबुक से, तो आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपका सब्जेक्टिव है, जैसे उत्तर प्रदेश में तो सब्जेक्टिव पेपर होता है,
तो उससे आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी, और बाकी आप साइमल्टेनियसली नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, तो इन जनरल भी आप एक बार उस जो सब्जेक्ट है उसको गो थ्रू कर रहे हैं। और सब कुछ पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जरूर गो थ्रू हो जाते हैं। मैम तो आपने जब सेकेंड ईयर के लास्ट में मैरो लिया था तो मैम उस वक्त जैसे सेकेंड ईयर तक हमारे पास टाइम होता है, लेकिन थर्ड ईयर के बाद थोड़े से बच्चे सीरियस हो जाते हैं कि अब हम पीजी की तरफ मूव करेंगे, अब चीज़ों को हम कंपाइल करेंगे। तो मैम उस वक्त आपने नोट्स खुद से बनाए थे या फिर मैरो के नोट्स लिए थे? क्योंकि मैरो के नोट्स भी काफ़ी कंसाइज और काफ़ी अच्छे हैं। स्टार्टिंग में एक्चुअली मैंने नोट्स से बनाए थे, जैसे मतलब ऑफ यू सब्जेक्ट आई हैड माय ओन हैंड रिटन नोट्स, एंड बाकी कुछ सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स मैंने खरीदे थे। जैसे लाइक ऑब्स गायनी के मैंने खुद नोट्स बनाए थे, एंड सर्जरी के मैंने खुद नोट्स बनाए थे। तो मतलब बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स के तो नहीं, बट हाँ कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स मैंने खुद बनाए थे। और बाद में जब शॉर्टेज टाइम लगा कि यार इतना टाइम अब नहीं है, और थोड़ा आलस आने लगा, जब ऐसी फैसिलिटी मिली कि हाँ नोट्स मिल सकते हैं, तो फिर हाँ नोट्स परचेज करे थे। बट ये है कि उनको आपको कस्टमाइज करना होता है अपने हिसाब से। लाइक अगर आप उसमें एनोटेट कर रहे हैं अलग सोर्सेज से, जैसे आपको कोई अच्छी चीज मिली है, आप उस पर एनोटेट कर रहे हैं, या प्रीवियस ईयर का कोई पॉइंट, तो वो नोट्स फिर आपके एक तरह से हैंड रिटन ही हो जाते हैं। मैम एक और बात मैं पूछना चाहूंगा कि पहले क्या होता था कि कॉलेजेस बहुत कम होते थे, कहीं कहीं जगहों पे शहरों में मल्टीपॉलिटन सिटीज में होते थे कॉलेजेस, तो वहाँ पे बहुत सारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती थी पीजी के लिए, बहुत सारी ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, बहुत सारे ऑफलाइन टीचर भी होते थे। लेकिन अभी इतने ज्यादा मतलब कंपटीशन बढ़ गया है, इतना ज्यादा चीजें ये हो गई हैं, और टाइम इतना कम होता है हमारे पास, क्योंकि 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक क्लासेस होती हैं। तो फिर उसके बाद हमें टाइम नहीं बचा कि ऑफलाइन हम कहीं जाके क्लासेस करें या कहीं कुछ और चीज ज्वाइन करें। तो ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म आया है, इसे साथ मैरो है मैम, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में आप थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए कि कैसे आपको मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा है, टाइम सेविंग है, क्या है? देखिए फॉर दोज पर्सन जिनको लॉन्ग सिटिंग करने की आदत नहीं है, लाइक मी, मैं बहुत लंबी सिटिंग्स नहीं ले पाती, मतलब मेरे लिए 3 घंटे भी पेपर के लिए बैठना एक, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ी थी उस चीज की। तो ऐसे लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज द बूम फॉर पीपल लाइक मी। लाइक हम अपने कंफर्टेबल स्पेस पे पढ़ना चाहते हैं, अपने टाइम से पढ़ना चाहते हैं, कोई मुझे बैठाए कि सुबह से तुम्हें शाम तक बैठना, तो इट इज अ डिफिकल्ट फॉर मी। पर हाँ जो बच्चे इस अब, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए ये कि आपका अपना मोटिवेशन इतना होना चाहिए कि आपको वो चीज करनी है, आपको वो चीज देखनी है। बट फॉर दोज पीपल हु हैव अ लेड बैक एटीट्यूड की कोई हमें पुश करेगा तो ही हम करेंगे, तो उनके लिए ऑफलाइन इज बेटर। बट जो लोग खुद से पढ़ सकते हैं, जिन्हें है कि हम खुद से वीडियो खोल के हम पढ़ सकते हैं, बस हमें अपनी स्पेस और अपने टाइम पे पढ़ना है, फॉर दोज पीपल लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लाइक मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए तो मैं कहूँगी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक बोन है कि अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट पे, अपने टाइमिंग पे, अपने चॉइस के सब्जेक्ट को मैं पढ़ सकती हूँ। कभी मान लीजिए मेरा आज मन है कि मुझे ईएनटी पढ़नी है, या मेरा मन है कि नहीं यार मुझे थोड़ी सी एनाटॉमी इसकी देखनी है, और तब मैं सर्जरी पढ़ना चाहती हूँ। तो ये चीज जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छी है, मैरो में मैं कहूंगी कि बहुत अच्छी है। कि कभी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ इतने सालों में कि मेरा ऐप कभी रुका हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मतलब मैंने कई ऐप्स पे ये कंप्लेंट सुनी थी बच्चों की कि ऐप चलता नहीं है, रुक जाता है एग्जाम के पास जब ज्यादा लोड होता है। मतलब मैरो इज द प्लेटफॉर्म विच इज यूज्ड बाय लाइक lakhs of medical students, and kudos to their company कि इतना उन्होंने अच्छा प्लेटफॉर्म को डिजाइन किया कि कभी ऐसा मैंने फेस नहीं किया कि मेरा प्लेटफॉर्म रुक गया है या कोई चीज स्टक हो गई, ऐसा कभी कुछ नहीं। तो मैम हाँ सेम मतलब ये है कि सेम अगर आप, ईयर। हाँ तो अगर आप अपने, आपके अंदर है कि मुझे पढ़ना है, और आप अगर अपने स्पेस पे पढ़ सकते हैं, तो लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज अमेजिंग। आप अपने हिसाब से अपनी चीजें कर सकते हैं प्लान। मैम एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है इस प्लेटफॉर्म की, जैसे कि हम जो भी वीडियोस देखते हैं उसके बाद उसका शॉर्ट क्वेश्चन बैंक होता है, फिर सब्जेक्ट टेस्ट होता है, बुक मार्क के ऑप्शन है। तो इन सब चीजों को आपने कैसे यूटिलाइज किया था? चैप्टर टेस्ट, मिनी टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट? देखिए आई मे नॉट बी द वेरी गुड पर्सन टू आस्क फॉर क्यू बैंक, क्योंकि मैंने वो बहुत ज्यादा यूज नहीं किया था। बट हाँ फॉर जीटी मतलब देखिए मैंने जब मैरो यूज किया था, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैरो अपने सेकंड एडिशन में था, एंड नाउ मैरो अपने 6th एडिशन में। तो एक तरह से मैंने इस प्लेटफॉर्म को ग्रो करते हुए देखा है, एंड लिटरली दे हैव डन लाइक वेरी अमेजिंग जॉब। अब उन्होंने जिफ वाले क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए हैं। अब उन्होंने जो है, मैं वो टर्म भूल गई जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सब लिखे आ जाते हैं, क्यू बैंक के नीचे आता है वो। स्मिग्मा करके कुछ है। हाँ हाँ वो मैं टर्म भूल गई हूँ। तो मतलब उन्होंने भी अपने प्लेटफॉर्म को बहुत इम्प्रूव किया हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से। अब तो इवन रिलेटेड टू बैंक या रिलेटेड इस तरह से भी वीडियो में आता है। तो लाइक दिस इज वेरी अमेजिंग। जब मैंने शुरू किया था उसमें ये चीजें नहीं थी। तो जो आपका क्वेश्चन था कि क्यू बैंक और उसके तो जीटीज में कहूंगी कि हाँ मैंने दिए थे, एंड जीटीज मैंने अपने इंटर्नशिप में दिए थे, देवर अमेजिंग। जो मिनी टेस्ट होते थे वो तो मैं पोस्ट डिनर जो 10 मिनट वॉक होती है उस पर दिया करती थी।
और जब लाइव होता था या तब या फिर लास्ट डे जनरली मैं देती थी, ताकि मुझे नेक्स्ट डे आंसर पता चल जाए, क्योंकि मैं इतनी पेशेंट नहीं थी कि मैं 5 दिन रुक पाऊँ। तो मिनी टेस्ट इस तरह से दिए थे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ऐसा था कि जब मैं इंटर्नशिप में पढ़ रही थी, तो उस वक्त मतलब मेरा ये गोल था कि हाँ, एक सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हो जाए तो मैं उसका एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ऐसे रात में पोस्ट डिनर दे दूँ। और बाकी क्यू बैंक मॉड्यूल मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ही किए थे, जैसे मतलब हमें पता है कि पैथ में वेस्कुलाइटिस इंपॉर्टेंट है या फिर सीपीआर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उस तरह से सिलेक्टेड टॉपिक्स के ही क्यू बैंक मॉड्यूल किए थे। हाँ, जैसे कि मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी मैं जीटीज वगैरह देता हूँ मैरो में, और मुझे मेरी रैंक अभी काफी अच्छी तो नहीं आती, 20,000 के ऊपर ही जाती है, क्योंकि मैं अभी उस लेवल पे तैयारी भी नहीं शुरू किया हूँ, और अभी थर्ड ईयर में हूँ, तो एमसीक्यू वगैरह से ज्यादा एक्वेंटेड नहीं हूँ। मैम, आपने जीटीज को कैसे यूटिलाइज किया था, और आपकी जीटीज की प्रोग्रेस कैसे थी? देखिए, फॉर दिस आई एम सब्सक्राइब टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मैरो। वैसे तो लाइक देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स एंड लाइक लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो मैंने उनमें से अपने लिए मैरो प्लेटफॉर्म चूज किया था फॉर जीटीज और फॉर होल ऑफ माय प्रिपरेशन। आई चूज मैरो एंड मैंने उसके वीडियोस वगैरह देखे थे। हाँ, मैंने कुछ और प्लेटफॉर्म भी यूज किए थे वीडियोस वगैरह के लिए, बट फॉर जीटीज आई बेसिकली यूज मैरो। मैम, मैम थोड़ा सा मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है कि आप थोड़े अपनी जीटीज के स्कोर या कैसे प्रोग्रेस हो सकता है, अगर आप दिखा दें मुझे। ओके, गिव मी 1 सेकेंड। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड, क्योंकि मेरी जीटीज या क्वेश्चन बैंक की जो होती है ना, मैक्सिमम काफी दिन खाली खाली आती है। तो मैम, आई जस्ट वांट टू सी कि अगर रैंक 78, अगर 78 नो, लानी है तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? इट्स रियली फाइन। देखो, मैं अपना बताऊं तो मैं कभी भी विद इन 100 भी नहीं आई हूँ किसी जीटी में। तो इट इज यस मैम। लाइक फॉर दो पीपल जिनकी विद इन 100 रैंक नहीं है भी आती है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी जीटीज में विद इन 100 रैंक नहीं आई है तो आप मेन पेपर में नहीं स्कोर कर सकते। इट इज जस्ट अगर आप अपने अंदर से बिलीव करते हैं कि हो सकता है, तो मैजिक हैपेंस व्हेन यू बिलीव। ट्रस्ट मी, मतलब मैं अपनी जर्नी से यही सीखी हूँ कि मैजिक हैपेंस इफ यू बिलीव कि मैजिक हो सकता है, क्योंकि मेरी हमेशा विद इन 1000 ही रैंक रही है। हाईएस्ट आई स्कोर्ड अराउंड 400 समथिंग रैंक। मैं अपना जीटी प्रोग्रेस, लेट मी ट्राई टू शो द स्क्रीन इफ इट्स विजिबल। यस ये मैम, मैं खुद ही 25 एक्साइटेड हूँ। ये 25 मई 2021 से मैंने अपना पहला जीटी दिया था एंड आई स्कोर्ड लाइक, इज इट विजिबल, आई डोंट नो। या मैम, हाँ, इट्स विजुअल मैम। या मैम। हाँ, तो आई स्कोर्ड अराउंड लाइक 51% और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल ओके। और नॉट। या मैम, बट एंड वंस आई सॉ, सब मैंने देख लिया उसके एक बार बाद मैम। वो जर्नी यही थी। आई डोंट नो इट्स विजिबल और नॉट, बट आई कैन डिक्टेट लाइक कि एट द एंड ऑफ द डे, मतलब मैंने जो अपना लास्ट जीटी दिया था तो उसमें आई हैड अराउंड 98 परसेंटाइल और समथिंग परसेंटेज, आई डोंट नो। मतलब इट वाज लाइक नॉट अ कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ग्राफ बढ़ रहा है, थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे भी था, बट ठीक है, इट वाज इम्प्रूवमेंट आल्सो। मैम, मतलब अगर मेरा भी कम आ रहा है तो मुझे लगे रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। आपको लगे रहना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप फर्स्ट जीटी देंगे, आप 3 घंटे बैठना ही बहुत मुश्किल होता है, सच बताऊं तो। एंड मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है 3 घंटे फोकस करना, 3 घंटे बैठना। इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी। नॉट एक्चुअली 3.5 घंटे, नीट का तो 3.5 घंटे का होता है। तो धीरे धीरे तो पहले आपको उसकी ही आदत डालनी पड़ेगी कि बीच बीच में इतनी बार वॉशरूम नहीं भागना है, 3 साढ़े 3 घंटे आपको फोकस रहना है जीटी देते वक्त। एंड इवेंचुअली फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी समझ आने लगेंगे। तो आप जब सही जगह हिट करेंगे, सही टॉपिक्स को, क्योंकि सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो जब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपके जीटी स्कोर तो इम्प्रूव करेंगे। मैम, ये पर्सनली मैं अपने ऊपर लूंगा, क्योंकि मेरी जीटीज के स्कोर देख के मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, लगता है छोड़ दूँ अब जीटीज। लेकिन मैम, मैं ट्राई नहीं, करूंगा कि धीरे धीरे इम्प्रूव करूँ मैम। नहीं, डीमोटिवेट होने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। मतलब आई एम टेलिंग यू कि ऑब्वियसली ट्राई टू कीप इम्प्रूविंग, बट एट द एंड ऑफ द डे जब मेन पेपर हो तो प्लीज डोंट कैरी द बैगेज ऑफ योर जीटी विद यू कि यार मेरे जीटी में कभी इतने अच्छे नहीं आए तो कैसे आ सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, मेरे हाईएस्ट रैंक जीटी में समथिंग 426 थी, एंड उस दिन तो मैं इतनी खुश थी कि मैंने पता नहीं कितनी शॉपिंग करी थी। बट ठीक है, मेन पेपर में उससे भी बेटर रैंक आई, तो मैजिक हैपेंस। तो इसलिए अपना बैगेज नहीं लेके जाना है। जीटी या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, अपने प्रिपरेशन के लिए दो, बट डोंट, मतलब अपने माइंड में उस चीज को हावी मत होने दो कि यही रहेगा। नो, उससे भी अच्छा हो मैम, सकता वही बार होता है कि बहुत बड़े टॉपिक हमें पढ़ने को मन नहीं करते या टाइम नहीं होता, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज है जो मुझे लगती है पर्सनली, मैथों के जो पल्स होते हैं, उसमें जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उसके उन्होंने प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बना के दिए हैं, जिससे आप पूरा वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा, साथ में उसके उसके बाद वाले एमसीक्यू भी हैं। तो मैथो पल्स को आपने कैसे यूटिलाइज किया था? है। मैरो पर्स तो यही था, आते जाते ड्यूरिंग कम्यूटेशन, लाइक इंटर्नशिप में जब आप पेशेंट को इधर से उधर लेके जाते हैं, तो वो इंटर्न का ही काम होता है। या फिर मतलब आप किसी राउंड में खड़े हैं और आपको कुछ राउंड में समझ नहीं आ रहा है, तो चुपचाप अपना फोन निकाल के आप पढ़ सकते हैं। या फिर
कभी कभार डिनर या लंच करते वक्त अगर आप ज्यादा नर्डी हैं तो आप उस टाइम पे भी पढ़ सकते हैं। बट मैंने बेसिकली जो ड्यूरिंग इंटर्नशिप जो मैं, क्योंकि इंटर्नशिप में क्या होता है कि हर 5-5 मिनट बाद आपको उठना पड़ सकता है, तो आप किसी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर वो कॉन्टिन्यूटी टूट जाती है। तो मुझे एक ऐसी चीज चाहिए थी लाइक जो शॉर्ट में हो और मैं फट से उसे देख लूँ, तो लाइक 2-3 मिनट में वो चीज खत्म हो जाए। तो मैं बेसिकली ड्यूरिंग इंटर्नशिप ड्यूरिंग पोस्टिंग मुझे जब भी मौका मिलता था तो मैं पर्ल्स यूज किया करती थी। ये मैंने इंटर्नशिप में यूज किए थे। बट हाँ, अगर कोई बच्चा ऑब्वियसली फाइनल ईयर या थर्ड ईयर से यूज कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी एक अपर एज तो है। मैम एक चीज जो मैं पर्सनली अपने लिए पूछूंगा कि इतना लंबा ड्यूरेशन की क्लासेस होती हैं, अब 4 बजे 5 बजे तक होना, उसके बाद से फिर अपने भी कुछ काम होते हैं, 2-4 घंटे उसमें भी चले जाते हैं, तो उसमें आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करती थी? एटलीस्ट मतलब डेली कितने आवर्स लगभग आपने कंटिन्यू दिए होंगे? या देखो मतलब एमबीबीएस इज अ लाइक वेरी लॉन्ग, लाइक 5.5 ईयर बहुत लंबी जर्नी होती है। तो ये एक स्प्रिंट तो है नहीं कि आपने झट से जो है 10-10 12-12 घंटे पढ़ना शुरू किया, ऐसा नहीं होता है। अगर आप शुरू से शुरू करें, आई थिंक लाइक अगर आप थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस भी रोज करें, मान लीजिए आप सिर्फ एक वीडियो रोज देख रहे हैं, स्टिल यू आर डूइंग लाइक सम प्रोग्रेस ना। तो ठीक है, सम डेज आर गुड सम डेज आर बैड। जैसे संडे को मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा ज्यादा खींच लूँ, बट बाकी डेज में लाइक अगर आप 2-3 घंटे भी फोकस स्टडी कर रहे हैं, उसमें भी लाइक आपने 1-2 वीडियो देख लिया, उनके नोट्स पढ़ लिए, तो अल्टीमेटली अपना सिलेबस कवर कर लेंगे। मतलब इतना बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे क्योंकि ओवर थिंक करते हैं कि हमारे पास टाइम है 4 बजे तक का, ये है वो है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप रोज भी थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं तो इतने भी ज्यादा वीडियोस है नहीं कि आप कवर ना कर पाए। मैम आपने इंटर्न में, जैसे आपने बोला कि इंटर्न में आपने क्वेश्चन बैंक किया, ग्रैंड टेस्ट देना शुरू किया था, तो मैम इंटर्न में तो खुद ही इतनी हेक्टिक शेड्यूल होती है, और उसमें कभी बहुत बार ऐसे भी होंगे कि आपके रैंक थोड़े से ऊपर चले गए होंगे, थोड़े से नीचे चले जाएंगे, तो मैम अगर रैंक बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते होंगे तो आपको उसमें थोड़ा सा बुरा लगता होगा, डिमोटिवेट होते होंगे आप? एक्चुअली मेरे ऐसे बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं जाते थे, मैं एक कांस्टेंट लेवल पे हमेशा रहती थी। मतलब फॉर ऑल दोज व्यूअर्स जिनको ऐसा लगता है कि सिर्फ टॉप 100 में रैंक लाने वालों की ही फाइनल पेपर में टॉप 100 में रैंक आती है, तो आई एम द परफेक्ट एग्जाम्पल। मैं विद इन 1000 रही हूँ हमेशा ही, थोड़ा उसके ऊपर नीचे, मतलब हाईएस्ट आई गेस मैं 400 तक पहुंची हूँ। और मैं मेरे मेन पेपर में विद इन 100 में रैंक है। तो इतना मतलब आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मेरे मैरो के जीटीज या वट एवर जो भी आप सोर्स से जीटीज दे रहे हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि इतना ज्यादा मतलब इतने ज्यादा सोर्सेज हैं, तो आप जहां से भी जो भी दे रहे हैं तो ठीक है। इट इज लाइक ऑल्सो अ लर्निंग टूल ऑल्सो। ठीक है, आप जो टेस्ट कर रहे हैं वो आप ये टेस्ट कर रहे हैं कि मैं 3 घंटे बैठ सकती हूँ या 3 घंटे फोकस कर सकती हूँ या नहीं। और आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप जज कर रहे हैं कि अच्छा मुझे यार टॉपिक अभी याद नहीं है। तो मैं इंटर्नशिप में मतलब लाइक बेसिकली संडेज में ही टाइम निकाल के जीटी देती थी। और अगर रैंक नीचे भी आ जाती थी तो थोड़ा, अब ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी कि नहीं बुरा लगता था, ऑब्वियसली लगता था। बट मैंने एक लाइन कभी सुनी थी कि जीटीस को दिमाग पे नहीं लेना है, सिर्फ दिल तक लो कि अच्छा ठीक है रैंक खराब हो गई है कोई बात नहीं। आप वो टॉपिक्स लिखिए, दोबारा उनको पढ़ लीजिए, 1-2 दिन निकालिए उनको पढ़ लीजिए, ताकि दोबारा अगर वो क्वेश्चन है तो वैसे ह्यूमन नेचर है, गलती फिर से हो जाती है, बट एटलीस्ट ट्राई टू अवॉइड कि अगर आपने 5 टॉपिक में गलती की है तो अगली बार आप अगर वही टॉपिक रिपीट होता है तो उनमें से आप 4 टॉपिक्स को तो सही करें। तो मैम यही था, और जीटीएस अगर की एक अच्छे आ अच्छी गए चीज, तो खुश हो जाती थी। जीटीएस की एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि अपने लोकेशन पे जहाँ कंफर्टेबल हो वहां बैठ के दे दो, फिर 3 दिन 4 दिन में ऑल इंडिया के लेवल पे आपकी रैंक निकल के आ जाती है। तो उससे एक कंपटीशन का पता चलता है कि हम कहाँ कंपटीशन, अगर 30,000 लोगों ने दिया है, मेरी रैंक अगर 20,000 आ रही है, तो मतलब 20,000 लोगों से कम्पीट करना है जिनसे अभी आगे जाना हो। तो जीटीएस का ये चीज बहुत अच्छा लगता है कि आज दो रिजल्ट पाओ, और कंपटीशन तो समझ में आता है कि कॉलेज में 100 लोग होते हैं, और उन 100 लोगों में पता चलता है कि अगर आपकी रैंक 20 में आ गई तो आपको लगता है कि 20 लोग ही आपसे अच्छे हैं। तो ये जीटीएस की हाँ, बहुत अच्छी चीज मुझे पर्सनली लगी। मैम एक और, अभी आप कौन सी ब्रांच चूज करना चाहती हैं और कौन से कॉलेजेस के लिए प्रेफर करना चाहेंगी? अब देखिए अभी मतलब मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस में तो रेडियोलॉजी है। बट लाइक ऑब्वियसली यू हैव टू कीप योर प्रेफरेंसेस, यू कैन जस्ट स्टिक टू लाइक वन ब्रांच होगी रेडियोलॉजी, जो कि इतनी जल्दी होती जाती है। तो हाँ, फर्स्ट प्रेफरेंस में रेडियोलॉजी है। इसके अलावा मेडिसिन या पीडियाट्रिक्स, मतलब नॉन सर्जिकल ब्रांचेस बेसिकली मेरा मानना है। ओके मैम। मैम एक और चीज की बहुत सारे लोग एमबीबीएस खत्म होने के बाद भी 2 साल 3 साल लग जाते हैं उनको, मतलब पीजी निकालने में, आईएनसीटी निकालने में। तो जो ड्रॉपर हैं, जो ड्रॉप लेकर रहे हैं, तो वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं मैरो को? क्योंकि उनके पास पूरा दिन वक्त रहता है, बहुत लोग अपनी जॉब करते भी हैं, बहुत लोग छोड़ के भी तैयारी करते हैं, तो उनके पास पूरा दिन रहता है तैयारी के लिए। देखिए फॉर ड्रॉपर्स में सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास पूरा दिन है तो चलो लेट मी गेट लाइक आराम आराम से कर लें और लेट बैक एटीट्यूड, तो ऐसे काम नहीं चल पाएगा। यू हैव टू मेक अ शेड्यूल, यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल कि हाँ मुझे सुबह इतने बजे उठना है। मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि अगर मैं उनकी जगह होती तो व्हाट वुड आई हैव डन,
कि इतने बजे मुझे उठना है, इतने से इतने बजे तक मान लीजिए मुझे कोई भी योगा एक्सरसाइज या वॉटेवर जो भी, फ्रेश होना है, चाय पीनी है, वॉक करना है, वॉटेवर, लेकिन हाँ मुझे इतने बजे से बैठना है और इतने बजे तक पढ़ना है। बिकॉज जब आपके पास 24 आवर्स होते हैं तो समटाइम्स आप अपने टाइम के लिए अकाउंटेबिलिटी खो देते हैं। आपको लगता है कि अरे बहुत टाइम है, चलो अभी 2 घंटे मस्ती कर लेता हूँ, शाम में पढ़ लूंगा, बट फिर वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर आपके पास लाइक 24 आवर्स हैं तो यू हैव टू मेक लाइक टाइम स्लॉट्स की मुझे इस स्लॉट पे पढ़ना ही है। अनलेस कि कोई बहुत ही मतलब आपके घर में गेस्ट आ गए और समथिंग लाइक दिस हैपन, बट हाँ आपको एक अकाउंटेबिलिटी अपने टाइम के लिए रखनी पड़ेगी अगर आपके पास 24 घंटे, क्योंकि जिनके जो ड्यूटी पे होते हैं उन्हें पता है कि यार 2 घंटे मिल रहे हैं, हमें पढ़ना ही पढ़ना है, तो उनको अकाउंटेबिलिटी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ जिनके पास पूरे 24 साल होते हैं तो उन्हें थोड़ा अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी कि हाँ मतलब ये मेरा शेड्यूल है, आई नीड टू स्टिक टू दैट, इस 3 घंटे मुझे ये पढ़ना है। मैम मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता था पर्सनली कि जैसे कि मुझे थोड़ी सी सर्जरी बहुत मतलब हेक्टिक लगती है, क्योंकि मैं थर्ड ईयर में हूँ, तो थोड़ी सी चीजें मैं देखता रहता हूँ। लेकिन मेरे को जो रोहन सर हैं वो मुझे काफी अच्छे लगते हैं, काफी सिंप्लीफाई वे में उन्होंने बताया है। वैसे आपकी भी कोई फेवरेट फैकल्टी होगी मैरो की? मेरी तो कई सारी है मतलब स्टार्टिंग लाइक फिजियो, मतलब नो डाउट ऑब्वियसली सारी फैकल्टीज बेस्ट है, बट कुछ फैकल्टीज होता है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी लग जाती है। तो जैसे फिजियोलॉजी में कृष्णा सर हैं, ईएनटी में मैम, मतलब मुझे तो मैम इतनी ज्यादा पसंद आई थी, मैं उनकी वीडियोस देख के ही मुझे मुझे लगता है कि मैंने, जैसे लोग नेटफ्लिक्स को बिंज वॉच करते हैं, तो मैंने मनीषा मैम को बिंज वॉच किया है। तो मैंने अपने थर्ड ईयर में मैम को कई बार देखा है ईएनटी की वीडियोस, तो ईएनटी मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे साक्षी अरोड़ा मैम की वीडियोस बहुत पसंद है, मुझे रोहन सर की वीडियोस बहुत पसंद है, और तो मैं सर की वीडियोस मुझे बहुत पसंद है। तो हाँ, मेरी तो बात सर बहुत की सारी काफी। है। हाँ। मैम एक और चीज बताना पूछना चाहूंगा कि मैम इतनी लंबी जर्नी 5.5 ईयर्स की, उसके बाद भी पीजी के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने आपको मोटिवेट किया होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको हेल्प किया होगा। तो कुछ क्रेडिट अगर किसी को देना होता, आप किसको देना चाहेंगे? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देना चाहूंगी, क्योंकि दे वर वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट द जर्नी। एंड इंटर्नशिप इज वेरी डिफिकल्ट फेज, मतलब हमारे कॉलेज में थोड़ा, क्योंकि उसका कोविड वगैरह की चीजें भी थी, तो हमारी कोविड ड्यूटीज भी थी, तो इट वॉज वेरी हेक्टिक। तो उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि रनिंग ईयर में निकलना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना आराम से इंटर्नशिप करो, पढ़ पा रहे हो पढ़ो, नहीं पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ो। बट दे नेवर डिस्टर्ब मी, वो समझते, मैं घर भी अगर कभी गई हूँ तो वो समझते थे कि हाँ इसे पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले तो अपनी फैमिली को, उसके अलावा फ्रेंड्स में, मतलब आई हैड अ वेरी ग्रेट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो कि मेरे लो फेज में भी मुझे उन्होंने उठाया है। एंड टू मेंशन अ फ्यू लाइक डॉक्टर रवि मिश्रा, डॉक्टर अनन्या, शी वाज माय रूममेट ड्यूरिंग इंटर्नशिप। एंड का रूममेट मिलना लक की बात है, बिकॉज हम साथ में प्लान बना के पढ़ते थे। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के फ्रेंड्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। एंड डॉक्टर रवि ही मोटिवेटेड मी थ्रू आउट द जर्नी कि तुम पढ़ो और मतलब कर सकते हो। एक होता है ना कि अगर आप पे कभी कभार आप खुद पे अपनी बिलीफ खो देते हैं, तो यू नीड समटाइम्स समबडी, एनी फ्रेंड और एनी फैमिली मेंबर, कि वो आपको ये बिलीव शो करे कि नहीं तुम कर सकते हो। तो इवन आफ्टर माय नीट रिजल्ट, देयर वर फ्यू पीपल, ही वाज द वन, अनन्या वाज द वन, लाइक उनको था कि नहीं तुम आईआईएम में भी अच्छा कर सकती हो। बिकॉज जब मैंने पिछली बार आईआईएम दिया था तो मेरी सम लाइक 1300 रैंक थी। तो आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड, तो उन्होंने मुझे समझाया था कि नहीं तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, तुम केपेबल हो कि विद इन 100 भी ला सकती हो। तो इस तरह का कोई कॉन्फिडेंस जब आपको देता है। एंड देन वी हैड अ लॉन्ग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इन एमबीबीएस, जिन्होंने मतलब पूरा एमबीबीएस, क्योंकि एमबीबीएस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, लाइक जो नहीं जानते उन्हें नहीं पता, बट जो है एमबीबीएस में दे या नो मैम, इट समटाइम्स आई वेरी वेरी डिफिकल्ट, पर बहुत डिप्रेसिंग भी हो जाता है। तो मेरे लाइक 11 ग्रुप का हम लोग का ग्रुप था, एंड हम लोगों ने कभी एक दूसरे को लाइक लो नहीं फील होने दिया। अगर कभी ऐसा होता था तो वी हैड शोल्डर टू क्राई ऑन, यार ऐसा हो गया। तो ऐसा ग्रुप यस होना आई थिंक मैम। बहुत जरूरी है। मैम और कुछ बच्चों को डिप्रेशन भी हो जाता है, तो डिप्रेशन से कैसे निकले? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अपने आसपास आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, प्लीज कीप एन आई, प्लीज रेड फ्लैग्स पे ध्यान दें अगर आपको लग रहा है, क्योंकि इट इज लाइक वेरी सीरियस इशू इन आवर कम्युनिटी। और डॉक्टर सबसे ज्यादा इस चीज को सफर भी करते हैं, और डॉक्टर सबसे ज्यादा इस चीज को छुपाते भी है। आई डोंट नो व्हाई, प्राइड या समथिंग लाइक दैट, बट प्लीज कीप एन आई ऑन योर फ्रेंड्स इफ यू फील एनी रेड फ्लैग साइंस ऑफ डिप्रेशन। आप तो पढ़ते हैं, हम जानते हैं इन चीजों को, मे बी नॉन मेडिकल ना समझे, बट हमें ये समझे कि एक्चुअली इट इज अ डिजीज, ये कोई मतलब दिखावा नहीं है, ये एक बीमारी है। लाइक एनी कफ कोल्ड फीवर, इट इज ऑल्सो डिजीज। तो यू नीड टू गो टू अ साइकेट्रिस्ट, या अगर आपके फ्रेंड में कोई ऐसे आपको लग रहा है कि ऐसी चीजें हैं, तो दे शुड गो टू साइकेट्रिस्ट। आपको उस चीज से शाय नहीं करना है, इट इज जस्ट अ डिजीज, जो कि आप इतनी सारी कॉमन डिजीजेस जानते हैं उसमें से डिप्रेशन भी एक बीमारी है। तो उसके लिए यस। मेडिकेशन है, उसके लिए ट्रीटमेंट है। कोई लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट हर किसी को चाहिए भी नहीं होता। तो प्लीज मतलब
पहले तो ऑब्वियसली ठीक है, डिप्रेशन कोई जानबूझ के तो लेता नहीं है, तो ये तो एक बीमारी है, बट इन केस अगर आपको लो फील हो रहा है तो प्लीज मेक योर फ्रेंड्स ट्राई एंड सर्च। देखिए जो एमबीबीएस में आप फेस कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली मतलब ये में 250 बच्चे थे, तो वो 250 बच्चे वही सेम चीज फेस कर रहे हैं, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो नहीं पढ़ने वाला बच्चा हो, या कोई भी हो। हर कोई अपनी जर्नी से गो थ्रू कर रहा है, हर कोई कभी कभार अपनी लाइफ में लो फील करता है, तो ट्राई एंड लिफ्ट द पीपल अराउंड यू, सो देयर विल बी समवन टू लिफ्ट यू अप आल्सो। थैंक यू सो मच मैम। और बहुत सारे डाउट्स मेरे पर्सनल भी थे इसमें, जो मैंने कोशिश किया कि मैं आपसे पूछ के खत्म कर लूँ, क्योंकि मैं अभी 4th ईयर में जाऊंगा, पूरे 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं मुझे। थैंक यू सो मच मैम। और बाकी जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे वीडियोस में कोशिश करूंगा लाते रहूंगा चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, खासकर उन सब में जो एमबीबीएस कर रहे हैं, क्योंकि इतने लंबे जर्नी में बहुत सारी चीजें जरूरत होती हैं, पर्सनल सपोर्ट जरूरत होता है, तो सारी चीजें कोशिश करेंगे आपके साथ लाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, और ऑल द बेस्ट आपको आगे के लिए। थैंक आई यू। रियली विश कि आपको आप जो ब्रांच चाहते हो मिल जाए, आप जो कॉलेज चाहते हो मिल जाए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ओके, बाय बाय। मैम